तो नेक्स्ट हमारा जो समास है वो है हमारा कर्मधारय समास। अभी हमारा कर्मधारय समास, इससे पहले हमने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। सभी समास में यही है, पूर्व पद और उत्तर पद के क्लासिफिकेशन पर, उनके अंतर पर ही आप उसका क्लासिफिकेशन यानी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? ऐसे समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। अभी हमने तत्पुरुष समास में भी आपको यही बताया था कि जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन जो पूर्व पद है वो क्या होगा? पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद उसका विशेष्य होगा। आप समझ सकते हैं, उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमा या उपमान का संबंध होगा। तो देख सकते हैं, जैसा है हमारा घनश्याम, देखिए घनश्याम अर्थात बादल जैसे काला। तो यहाँ घन जो है वो क्या हो गया हमारा? यहाँ विशेषण हो गया, और श्याम क्या हो गया? विशेष्य। मतलब आप समझते हैं विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ऐसे समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, यानी पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घन हमारा विशेषण है, ये घना है मतलब उसके बारे में बता रहे हैं, और श्याम हमारा विशेष्य है जिसकी हम विशेषता कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ बादल जैसे काला। तो वो समास जिसमें उत्तर पद हमारा विशेष्य होगा और पूर्व पद विशेषण होगा, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका नील कमल। नील क्या हुआ? ये हुआ हमारा विशेषण और कमल हुआ हमारा विशेष्य। इट मीन्स क्योंकि नीला जो है वो कमल की विशेषता बता रहा है, इसका अर्थ हुआ नीला कमल। तो नीला कमल यानी नील कमल, ये हमारा हुआ कर्मधारय समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पीतांबर। पीत मीन्स पीला, और अंबर, अंबर हमारा यहाँ विशेष्य है और पीत हमारा क्या है? ये हमारा विशेषण है, क्योंकि ये हमारी अंबर की विशेषता बता रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि जिस समास में उत्तर पद हमारे पूर्व पद यानी उत्तर पद हमारा विशेष्य होगा और पूर्व पद हमारा विशेषण होगा, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। इट मीन्स आप समझ सकते हैं, अगर पूर्व पद हमारे उत्तर पद की विशेषता बता रहा है तो वहाँ जो समास होगा वो हमारा कर्मधारय समास होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? देखिए बहुव्रीहि समास समझ सकते हैं, समास के दोनों पद यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान यानी दोनों में ही, कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता। पहला पद प्रधान यानी अगर समझ सके, दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद अप्रधान होते हैं। इसके साथ ही समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है। अगर देखा जाए तो दोनों में अव्यय होता है। जैसे पहला है हमारा जैसे दशानन, यह है हमारा दशानन यानी 10 हैं, यानी 10 आनन यानी रावण जिसके 10 आनन हैं यानी जिसके 10 मुख हैं। तो 10 आनन यहाँ हमारा क्या हो रहा है कि बहुव्रीहि समास बताया है इसमें, कि बहुव्रीहि समास जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होगा और ना ही दूसरा, बल्कि कोई दूसरा अन्य पद उसकी प्रधानता होगी, है ना। समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सांकेतिक अर्थ प्रधान होगा, यानी ये कोई नया अर्थ निकल कर आएगा और वही प्रधान होगा, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे हो गया हमारा दशानन, उसके बाद है हमारा चंद्रशेखर। चंद्र और शेखर यानी पूर्व और उत्तर पद में कोई भी प्रधान नहीं है, लेकिन जो हमारा अर्थ निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारा जिसके सर पर है चंद्रमा अर्थात शंकर। लिखा चंद्रशेखर है लेकिन इसका नया अर्थ निकल कर आ रहा है शंकर। ये यहाँ अगर हमारा किसी भी जब दो शब्दों को मिलाकर एक नया अर्थ निकल कर आ रहा है तो उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे चंद्र और शेखर, जब हमने इन दोनों शब्दों को मिलाया तो चंद्र पूर्व पद है, शेखर इसका उत्तर पद है, लेकिन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन एक नया अर्थ निकल कर आया, उसका अर्थ निकला शंकर। तो यहाँ हुआ हमारा बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका उदर लंबा होता है, यानी इसका अगर अर्थ देखें तो गणेश, यानी लंबा है उदर, तो लंबा है उदर जिसका, ये हुआ हमारा गणेश। यानी इसमें भी दोनों पद प्रधान नहीं है, बट एक नया अर्थ प्रधान अन्य पद आया जिसकी प्रधानता यहाँ शो हो रही है, जिसकी प्रधानता यहाँ व्यक्त हो रही है, वो हुआ यहाँ गणेश। तो ये हुआ हमारा बहुव्रीहि समास। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे महादेव। महादेव, महादेव किसको बोलते हैं? हम शिव को बोलते हैं, जबकि यहाँ अगर इसका हम अर्थ निकालें तो महादेव का मतलब है महान है जो देव, वो कौन हुआ? शिव। तो यहाँ शिव जो है वो एक
अन्य अर्थ निकल कर आया, अन्य पद निकल कर आया, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। तो आई होप कि आपको बहुव्रीहि समास समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास बहुत ईजी है। ऐसे समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है। इट मीन्स वो समासिक पद, वो समास पद जिसमें पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होगा, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे दोपहर, दोपहर, दो क्या है हमारा, यह संख्या है, यानी जो हमारा पूर्व पद है वो संख्यावाचक हुआ, और जो उत्तर पद है वो हमारा, वो इसका विशेष्य है। तो यानी दोपहर, ये दो बता रहा है कि पहर कौन सा है, दूसरा पहर है। तो जिसमें पहला पद हमारा संख्यावाचक होगा वो हमारा द्विगु समास होगा। जैसे नौगृह है, दूसरा है हमारा चौमासा, है ना, ये हुआ हमारा द्विगु समास। उसके बाद आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, समझिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या योजक चिन्ह लगते हैं। जब हम उनको विग्रह करते हैं, जब उनका विच्छेद करते हैं, तो उसमें और अथवा या लगाया जाता है, या योजक चिन्ह जिसे हम डैश बोलते हैं वो लगाया जाता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, देखिए माता पिता क्या है, इनमें दोनों ही जो पद हैं, पूर्व पद माता एंड उत्तर पद हो गया पिता, दोनों पद प्रधान हैं, और इसमें हमारा जो योजक चिन्ह है वो क्या यूज़ हो रहा है, डैश, यानी हमारा योजक चिन्ह यूज़ हो रहा है। अगर हम इसको बोलें तो माता और पिता, भाई और बहन, दिन और रात, तो वो शब्द, वो समासिक पद जहाँ दोनों पद प्रधान होंगे और उनका विग्रह करने पर अगर हम उनको बोलें तो उसमें और या बोला जाएगा, या अगर हम देख कर लिखें तो उसमें योजक चिन्ह का यूज़ होगा। जैसे राजा रानी, राजा और रानी के बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं, अगर हम उनको विग्रह करें तो बोला जाएगा राजा और रानी, सुख और दुख। तो ये जो हुआ ये हमारा द्वंद्व समास हुआ। उसके बाद आता है हमारा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या होता है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होने के साथ, यानी जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा और अव्यय होगा, पूर्व पद प्रधान भी है और अव्यय भी है, उसी समास को हम अवयवी भाव कहते हैं। जैसे है हमारा पहला रातों रात, यानी ये जो रातों रात है हमारा, इसमें रातों रात में हमारा रात और रात, यानी देखिए आप रातों रात, ये हमारा पूर्व पद इसमें प्रधान होने के साथ अव्यय भी है। अव्यय का मतलब तो आप जानते हैं ना, ऐसे शब्द जिनके मिलने से किसी शब्द पर कोई भी चेंज नहीं होता, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे दूसरा है हमारा हाथों हाथ। उसके बाद यथामति, यथा का मतलब होता है किसी के अनुसार, किसी के साथ, जैसे यथामति, मति के अनुसार। हाथों हाथ, हाथों हाथ यानी बिल्कुल एकदम शीघ्र, रातों रात यानी रात के समय। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ अव्यय हो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स के आधार पर आप समझ सकते हैं कि अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, ये समास किस तरह के होते हैं। उसके साथ साथ इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको समास समझ आ गए होंगे।